नमस्कार। आइए आज 311 सीआरपीसी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। 311 सीआरपीसी एक व्यापक अधिकार देती है न्यायालय को जो किसी इंक्वायरी, ट्रायल या कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है लेकिन जिसको आहूत समन नहीं किया गया है, उसको न्यायालय अपने आप 311 सीआरपीसी में एज ए विटनेस एग्जामिन कर सकती है अगर ज़रूरत महसूस करती है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चार्जशीट में नहीं है या जिसको एज डिफेंस विटनेस कॉल अपॉन नहीं किया गया है, जिसको कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया गया है, उसको आहूत कर सकती है उसके बयान लेने के लिए। अगर अदालत को लगता है कि उसको उस मुकदमे के बारे में कोई जानकारी है या न्याय में पहुंचने के लिए उस व्यक्ति के बयान की ज़रूरत है, या ऐसा गवाह जिसका माननीय न्यायालय में बयान हो चुके हैं एज प्रोसिक्यूशन विटनेस और एज ए डिफेंस विटनेस और इवन अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी, और उसको अगर न्यायालय चाहे कि री एग्जामिन करना है, कोई बात रह गई, कोई तथ्य उससे ज्ञात करना है, उचित निर्णय पहुंचने के लिए, उचित न्याय करने के लिए, तो उसको कभी भी समझ कर सकते हैं। 311 सीआरपीसी है। और मेरा मानना यह है कि हमारे यहाँ कंप्लेंट केसेस को अभी न्यायालय समझ नहीं पाए। जैसे पुलिस को अधिकार है 160 सीआरपीसी में किसी भी व्यक्ति को जिसे उस घटना की किसी तरह की कोई जानकारी हो या हो भी सकती हो, उसे 160 सीआरपीसी में आईओ तलब कर सकता है। हालांकि करते नहीं क्योंकि कानून का ज्ञान हिंदुस्तान में लोगों को कम। उसी तरह न्यायालय में जो है अभी कंप्लेंट केसेस में बिफोर पासिंग एनी समनिंग ऑर्डर और पासिंग एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 203 सीआरपीसी, शायद ही किसी अधिकारी ने आज तक अपने इस अधिकार का 311 जो सीआरपीसी से वर्णित है उसका उपयोग किया, जबकि बहुत जरूरी है निर्णय में पहुंचने के लिए। किसी ऐसे व्यक्ति को तलब कर सकती है न्यायालय। और मेरा मानना यह है जैसे 160 सीआरपीसी में और 161 सीआरपीसी में बयान लिए जा सकते हैं, एक्यूज्ड के लिए जाते हैं टू नो हिज डिफेंस। हालांकि लकीर का फकीर है, लिख देते हैं कि या तो न्यायालय में सफाई देंगे या मेरे से गलती हो। कोई जो डिफेंस देना चाहता है कि कोई आयु लिखता नहीं है जब तक अदरवाइज उसका कोई इंटरेस्ट मॉनिटरी या अदरवाइज उस आयु को ना हो। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ अपने 47 साल के एक्सपीरियंस से। अगर किसी का नाम निकालना हो तो 2-4 गवाहों के बयान लिख करके उसका नाम निकाल देते हैं। ये हो रहा है। लेकिन न्यायालय क्या कर रहे हैं? न्यायालय में जो हमने देखा है आमतौर पे, आपने महसूस किया, जो वकालत कर रहे हैं, जो एडवोकेट्स हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पता है इस बात का। 311 सीआरपीसी में जो एप्लीकेशन जो दी जाती हैं, बेसिक लॉ है कि वो कोई लिखना रह गया प्रोसिक्यूशन केस में, उसको फुलफिल करने के लिए ये सवाल नहीं किया जा सकता। जो फैक्ट अगर किसी गवाह का पहले बयान हुआ है, उस समय वह बयान एग्जिस्ट कर रहे थे और उस बयान को उस समय गवाह देना भूल गया है, तो बाद में उसे 311 सीआरपीसी में तलब नहीं किया जा सकता। ये डेफिनेट व्यू है सुप्रीम कोर्ट का और कानून यही है। अब मेरा भी कहना यही है। लेकिन आमतौर पर अदालतें जो है कुछ प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन आई 311 की, तो अलाउ होनी ही होनी है बगैर उसके प्रॉस या कॉन्स देखे। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो हो रही है। और अगर डिफेंस की तरफ से आए तो वो खारिज होनी ही होनी है, निश्चित रख लीजिए। शायद ही बिल्ड है किसी जज ने, मजिस्ट्रेट ने,
कभी भी डिफेंस की तरफ से 311 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को अलाउ किया हो, जबकि अधिकार है एक्यूज का अपने को डिफेंड करने का, राइट टू हिज राइट, लाइबिलिटी है प्रोसिक्यूशन की, लाइबिलिटी है अपना केस साबित करने की, एक्यूज को राइट है डिफेंस का, और उसके लिए वो जिस गवाह को चाहे आउट करा सकता है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, एक्यूज लाइबिलिटी हो गई, आज प्रोसिक्यूशन का राइट हो गया। न्यायालय हम लोग रोज देखते हैं, बिकॉज ऑफ ओवर पेंडेंसी, न्यायालयों में एक जगह पेशकार लिख रहा है बयान, एक जगह जज साहब लिख रहे हैं या मजिस्ट्रेट साहब लिख रहे हैं, दूसरी जगह एक्सटर्नल लिख रहा है, तीन केस इकट्ठे चल रहे हैं, एक एमएससी का चल रहा है, एक क्रिमिनल साइड का चल रहा है, एक एलए का चल रहा है। जबकि कानून ये है कि या तो न्यायिक अधिकारी अपने आप अपने हैंडराइटिंग में गवाहों के बयान अंकित करेगा, लिखित करेगा, या उसके डिक्टेशन पे अपॉन हिज डिक्टेशन कोई अन्य कर्मचारी इसको लिखेगा। क्या ऐसे न्यायालय में हो रहा है? ये एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर बयान चीफ होते समय किसी गवाह का अगर एक्यूज कोर्ट में मौजूद नहीं है और उसका वकील भी नहीं है, तो वो बयान जो है एविडेंस एक्ट के अनुसार बेकार है, जल्दी का टुकड़ा है, वेस्ट पेपर है, उसे नहीं पढ़ा जा सकता न्यायालय में। आइदर द एक्यूज शुड बी प्रेजेंट और हिज काउंसिल शुड बी प्रेजेंट। होता ये है कि आवाज लगी अधिवक्ता दूसरी जगह व्यस्त है, एक्यूज की एग्जामिशन है मान लीजिए, या एक्यूज जो है वो जेल में है, उसको बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल उसको कोर्ट में तलब नहीं किया गया है, या हवालात में आ गया, उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया है क्योंकि गारत नहीं थी, उस समय भी बयान लिखे जाते हैं। सरकारी वकील बोलता है और उसको पेशकार साहब लिख लेते हैं, और कई बार अधिकांश तौर पर बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, कि अदालतें जो होती हैं, माननीय न्यायालय चैम्बर बैठे कुछ और कार्य कर रहे होते हैं, उस समय पेशकार साहब सरकारी वकील के बोलने पर गवाह एक मूक दर्शक होता है, बयान लिख लेते हैं, उत्तर में ना तो एक्यूज का वकील होता है। ये गलत है, इलीगल है। अगर होता है तो ये बिल्कुल नाजायज है, और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि वो एविडेंस जीरो होगा। हम बात कर रहे हैं 311 के एट एनी स्टेज एनी विटनेस कैन बी समन्ड एंड द इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेंट इज सुप्रीम फॉर द कोर्ट। अदालत को गेहूं में से खून निकालनी है, ना कि उन्हें प्रोसिक्यूशन के मुकदमे को साबित करना। प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना और डिफेंस को अपना बचाव करना है। न्यायालय को बिल्कुल आंखें बंद करके देखना है, बाद में निष्कर्ष निकालना है कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी लायबिलिटी पूरी की या डिफेंस जो है उसने अपने अधिकार का सही प्रयोग किया। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? द जस्टिस इज एट लॉस। मुजरिम को सजा होती है, कोई दिक्कत नहीं, छूटते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाखों केस है, लाखों छूटते हैं, लाखों सजा होती है, लेकिन सफर जस्टिस कर रहा है। कानून इसलिए बनाया गया तो चलना। 311 के प्रोसीडिंग्स जो है वो एट एनी स्टेज इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कभी भी इस्तेमाल की जाती है। इवन बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट 311 में न्यायालय कोई सप्ताह की जगह को तलब कर सकता है। क्या किसी न्यायालय ने आज तक ऑन द बेसिस ऑफ केस डायरीज, on the basis of evidence collected, on the basis of prosecution witness examined और on the basis of defense witness examined, क्या किसी न्यायालय ने बगैर प्रोसिक्यूशन के या बगैर डिफेंस के एप्लीकेशन दिए आज तक 311 में सप्ताह कोई गवाह तलब किया है? अगर क्या है, हेड्स ऑफ टू हिम। लेकिन हम भी रोज जा रहे हैं कचहरी में, 20-25 तो रोज लड़ते हैं, ट्रायल सेशंस के भी हैं, लोअर कोर्ट्स के भी हैं, फैमिली कोर्ट्स के भी हैं, हर जगह के हम लोग केसेस लड़ते हैं। क्रिमिनल साइड का जो केसेस हम लोग लड़ते हैं, स्पेशल कोर्ट भी आते हैं, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं देखा किसी न्यायाधीश ने, किसी माननीय न्यायालय ने सप्ताह अपने निज विवेक का इस्तेमाल करके किसी गवाह को 311 CRPC में तलब किया।
अगर आपके पास कोई ऐसा केस है बता दीजिएगा, हम सलाम करेंगे उस अधिकारी को जिसने आज तक ऐसा किया हो, जबकि जिम्मेदारी अदालत की है। आज जबकि सीसीटीवी फुटेज एंड रिमेंबर सीडीआर, ट्रायल ने कह दिया 2 साल तक सीडीआर रखे जाएंगे, क्वालिटेटिव रिपोर्ट टू एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड और द विक्टिम, टू फिक्स द स्पॉट ऑफ इंसिडेंट or the presence of witnesses at the time of alleged incident. The courts must stress upon that the IO should collect the CDRs of any person who claims to be present at the spot of the incident at that time. Even the IO should file his CDR also, and if available footage also, to prove that he had gone to the place of incident. He has prepared the inquest report or other ancillary proceedings, including site plan, inspection of the site has been done by that IO on that particular time. क्या न्यायालय ऐसा कर रही हैं? क्या CDRs मंगा रही हैं? क्या चार्जशीट वापस की जा रही? चार्जशीट नहीं, सॉरी, देयर इज नो लाइक चार्जशीट, द रिपोर्ट अंडर 176 CRPC, क्या किसी न्यायालय ने वापस की है कि आप उन गवाहों का, पंचायतनामाओं के गवाहों का, अपना आयु, अपना CDR, अपना क्या कहते हैं मुल्जिम का क्वालिटी रिपोर्ट, इफ पॉसिबल CCTV फुटेज ऑफ दैट प्लेस, CDRs ऑफ विटनेसेस, CDR ऑफ द विटनेस विक्टिम्स टू प्रूव द स्पॉट ऑफ इंसिडेंट, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या किसी न्यायालय ने किसी आईओ को विवश किया है कि भैया इन्वेस्टिगेशन फर्दर कीजिए एंड ये कागज लेके आइए जो साबित हो कि उस घटना स्थल पे उस समय पर ये कांड हुआ है? कोई अदालत मंगा रही है? ड्यूरिंग ट्रायल क्या किसी न्यायिक अधिकारी ने आज तक ये पूछा है कि CDRs आपने ली या नहीं ली? क्या कानून में परिवर्तन नहीं होना चाहिए इस बात का कि जो गवाह हैं, जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, जो आईओज एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो असिस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, फर्ज बनाने वाला, इंक्वेस्ट राइटर, द पुलिस पर्सन who take the dead body or injured to hospital or mortuary, उनकी CDR, एक्यूज की CDR, गवाहों की CDR, पुलिस ऑफिसर्स के CDR, सबको प्रिजर्व किया जाए जब तक कि वो डिफेंस का स्टेज ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहा है और सही भी है कि डिफेंस से, जब डिफेंस का टाइम आएगा 313 के बाद, उससे पहले एक्यूज को अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया है। अगर एलिबाई प्रूव करनी है, क्रॉस केस प्रूव करना है, क्रॉस वर्जन प्रूव करना है, इंजरी प्रूव करनी है, मेडिकल रिपोर्ट प्रूव करनी है, इंसिडेंट को डाउटफुल क्रिएट करना है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट चैलेंज करनी है, तो कब से अधिकार मिलता है जब डिफेंस, और कई 7 साल 8 साल में डिफेंस कर दी जाती है। तो न्यायालयों की जिम्मेदारी है, ये आईओ की जिम्मेदारी, आईओ को करना चाहिए कि जो संबंधित किसी केस में गवाह, मुल्जिम, चुटैल या मृतक का फोन है, उसकी CDR रखी जाए और तुरंत CDR के साथ साथ फुटेज ली जाए। आपका काम फिर इन्वेस्टिगेशन करना है। आपको पता है हर पुलिस अधिकारी को कि सही मुल्जिम के साथ 2-4 गलत फंसाए जाते हैं। आपका काम FIR को कॉर्पोरेट करना नहीं, आपका काम न्याय को कॉर्पोरेट करना है। आपको देखना है, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट करना आपको मैटर। आपको सिर्फ 173 की रिपोर्ट दाखिल करनी, आपको फिर इन्वेस्टिगेशन करना है। यू हैव टू कलेक्ट एविडेंस, यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट एविडेंस। अगर आप एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं तो यू आर एन ऑफेंडर, और न्यायालयों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज जबकि उपलब्ध है वो सारी चीजें जिससे किसी का दोष साबित हो सकता है या कोई बेगुनाह साबित हो सकता है, किसी गवाह की सच्चाई पर की जा सकती है या किसी गवाह का झूठ पकड़ा जा सकता है। उसके लिए 311 CRPC बहुत बड़ा हथियार है, साथ में 91 CRPC बहुत बड़ा अधिकार है। क्यों नहीं अदालत चार्ज फ्रेम करते ही
उन गवाहों के जिनके नाम जिस पर प्रोसिक्यूशन रिजाई करना चाहती हो, एक्यूज पर्सन्स के, आईओस के, सबके फोन नंबर 91 CRPC में उसके CDR मंगा के पार्ट ऑफ दी रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाती? या द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस वो क्यों नहीं चार्जशीट वापस कर देता? रिपोर्ट अंडर 173 चार्जशीट कोई शब्द नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं, उसको वापस क्यों नहीं करता? जिसमें आप ये एविडेंस लाइए जो साइंटिफिक एविडेंस है। आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थिति जनक साक्ष्य झूठे नहीं होते, और आदमी 99% झूठ बोलता है। मैं नहीं कह रहा कि बेगुनाह या गुनाहगार नहीं होते जो हत्या करते हैं या कत्ल करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, लेकिन संभावना ये भी होती है कि एक और दो असली के साथ 2-3 फर्जी भी फंसा दिए जाते हैं। 311 CRPC का उपयोग न्यायालयों को सही तरह से करना चाहिए। अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी भी है कि वो मुकदमे के तथ्य पूरी तरह पढ़े। प्रोसिक्यूशन एक्यूज को फंसाने के लिए एक्यूज के CDR लेके आए, और डिफेंस लॉयर एक्यूज को न्याय दिलाने के लिए उन गवाहों की CDR, उन आईओज की, उन पुलिस ऑफिसर्स की जो इन्वेस्टिगेशन में शरीक थे, उन सबकी CDR कोर्ट तलब करे, और हो सकता है तो CCTV फुटेज निश्चित तौर पर लें। तो ये 311 CRPC थी जिसका अभी फिलहाल जो हमें लग रहा है सही उपयोग न्यायालय नहीं कर रहे, सिर्फ सरकारी वकील के एप्लीकेशन पे। आज तक मेरे ख्याल से किसी अधिकारी ने 311 में 2 सेपरेट चेफ फ्रॉम द क्रेन उसका इस बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, कल आपको जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत सीखा है, जो पढ़ा है, रूलिंग हम लोग नहीं पढ़ते। मेरे ख्याल से दिन में अगर आपने 20-25 रूलिंग नहीं पढ़ी और समझा नहीं, उन्हें दिमाग में रखा नहीं, तो आप कामयाब वकील नहीं हो सकते। आपका गुरु कॉलेज में कोई और रहा होगा, कचहरी में आपका गुरु कोई और रहा होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी का गुरु अगर है तो पुस्तकें हैं, वो कानून की पुस्तकें हैं, वो रूलिंग से अगर आप वकील अच्छा होना चाहते हैं, वो कानून की किताबें हैं, वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हैं, इन्हें पढ़ी है, इन्हें गुरु मानिए। और अगर आपने इनसे गुरु भक्ति दिखा दी तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत बड़े कामयाब वकील बनेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।